Hello guys, I am Ratan sir. Welcome all of you back to my channel Ratan sir ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूं। आज का वीडियो ट्रांसलेशन की तैयारी के सीरीज का अगला वीडियो है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलने वाली है आज, तो वीडियो को अंत तक देखें और एक एक पॉइंट को नोटबुक और कलम के साथ बैठें और याद किया करें लिख लिख करके। ये बात मैं इसलिए बताता हूं कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ट्रांसलेशन ऐसे नहीं बनता है। ट्रांसलेशन बनाने से पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है, जैसे घर बनाने के पहले घर बनाने की तैयारी करनी पड़ती है। और मैंने बताया था कि एक मामूली हिंदी सेंटेंस में कम से कम कर्ता, कर्म और क्रिया 3 चीजें आती हैं। तीनों का पता लगाना अच्छी तरह से जरूरी है, तभी आप उस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो मैं सब्जेक्ट कैसे कैसे निकाला जाता है, किन किन तरह के सब्जेक्ट के रूप आपके सामने आ सकते हैं, वो सारा मैं बता चुका हूं। आज का वीडियो उसके अगले कर्म के बारे में है कि किसी हिंदी वाक्य में जब कर्ता आपने निकाल ही लिया तो कर्म कैसे निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर इंपॉर्टेंट टाइम आज का वीडियो, और वो है कर्म। कर्म क्या होता है इसकी जानकारी। कर्म को हिंदी में कहते हैं ऑब्जेक्ट, और हिंदी में कर्म की जो परिभाषा होती है वही परिभाषा आपको मालूम ही होगा। क्या होता है उसका डेफिनेशन? तो जिस संज्ञा या सर्वनाम पर काम का फल पड़े उसे कर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन सिर्फ हिंदी की परिभाषा याद कर लेने भर से कर्म आप किसी हिंदी वाक्य में से पता कर लेंगे, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। बट अगर सच्चा तरीका और अच्छा तरीका पता होगा तो आप निश्चित रूप से हिंदी वाक्यों में से कर्म को भी पता लगा लेंगे। तो अब कर्म कैसे निकालेंगे, ये कर्म की पहचान की बात करते हैं। कर्म की पहचान। कर्म की पहचान करने के लिए एक ही तरीका है। कर्ता की पहचान करने के कई तरीके मैं बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोज में, बट कर्म की पहचान करने का मात्र एक ही तरीका है। तो इस तरह से कर्म पहचानना तो बहुत इजी हो गया। तो देखें कैसे कर्म को पहचानते हैं, और वो तरीका एकमात्र तरीका है कि हिंदी वाक्य के कर्ता को शुरू में रखते हुए क्या या किसे या किसको, क्या या किसे या किसको प्रश्न लगाने से जो उत्तर मिलता है वह कर्म या ऑब्जेक्ट या ओ होता है। अब एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह बताया जा सकता है। तो जैसे देख लें, एकदम तुरंत समझ में आने वाली बात। राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में कर्ता पहले से निकाल चुके हैं, कर्म निकालना है। तो कर्ता मैंने कहा था कि देखते देखते पहचान सकते हैं कर्ता
का चिन्ह अगर ने आ रहा है तो आ भी रहा है इस वाक्य में, और वो है राम ने, तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब नियम कहता है कि कर्ता को शुरू में रखते हुए तो प्रश्न लगाना पड़ेगा। कर्म निकालने के लिए प्रश्न ही लगाना है, कर्ता निकालने के लिए प्रश्न नहीं भी लगा सकते हैं, और भी तरीके हैं, बट कर्म निकालने के लिए प्रश्न ही लगाना पड़ेगा। और प्रश्न तब लगाना पड़ेगा जब आप कर्ता निकाल लेंगे। इसका मतलब जिसको कर्ता निकालने आएगा वही कर्म निकाल पाएगा हिंदी वाक्य में से। जैसे प्रश्न है कर्ता को शुरू में रखते हुए, तो राम ने है कर्ता, तो इसको शुरू में रखते हुए राम ने किसको मारा। यहां पे क्या, किसे, किसको, कहीं कहीं क्या प्रश्न शूट करेगा, कहीं कहीं किसे प्रश्न शूट करेगा, कहीं कहीं किसको प्रश्न शूट करेगा। ये आपकी हिंदी की जानकारी पर निर्भर करती है, बात की कौन सा प्रश्न कितनी अच्छी तरह से आप लगा पाते हैं। तो इसका उत्तर आएगा रावण को, और यही है इसका ऑब्जेक्ट। और देखें, मैंने एक घड़ी खरीदी। यहां पे कर्ता निकल चुका है पहले ही, कर्ता को देखते देखते मैंने। अब इसको रखते हुए प्रश्न, मैंने क्या खरीदी। उत्तर आएगा एक घड़ी। इसका मतलब इसका कर्म है एक घड़ी। क्या प्रश्न लगाकर कर्ता भी निकाला जाता है, क्या प्रश्न लगाकर कर्म भी निकाला जाता है, बट दोनों में डिफरेंस है, इस बात को अच्छी तरह जाने। कर्ता निकालने के लिए क्या को बिल्कुल शुरू में रखना होता है, बट कर्म निकालने के लिए कर्ता को रखते हुए तब क्या लगाया जाता है, यहां देखने से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, इसमें से कर्ता निकालना है, तो कर्ता इसमें ने चिन्ह नहीं लगा है, तो कर्ता निकालने के लिए भी प्रश्न लगाना पड़ेगा। तो ये प्रश्न होगा कौन अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। उत्तर आएगा शिक्षक। और कौन प्रश्न का उत्तर कर्ता होता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट हमारा निकल गया, तो इसको शुरू में रखते हुए फिर प्रश्न लगा के कर्म निकलेगा, तो दूसरा प्रश्न होगा शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं। उत्तर आएगा अंग्रेजी। इस तरह से अंग्रेजी हो गया ऑब्जेक्ट। कितना आसान है इसको समझना है। और देखें, जैसे बैल घास खाता है, बैल घास खाता है, इसमें से कर्ता और कर्म दोनों निकालना है। कर्ता का ने चिन्ह नहीं आ रहा है, तो प्रश्न लगा के कर्ता निकलेगा, तो इस वाक्य का कर्ता ऐसे निकलेगा। एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से समझें, नहीं समझने में आने पर कमेंट करके बताएं। एक एक चीज आसानी से, हिंदी की चीज है, समझ में आ जाएगी। तो बैल घास खाता है, इसमें आदमी की चर्चा नहीं हो रही है, और कर्ता का ने चिन्ह भी नहीं है, तो इसका मतलब प्रश्न लगेगा, और प्रश्न लगेगा, ये प्रश्न आएगा क्या, क्या घास खाता है। उसका उत्तर मिलेगा बैल। तो बैल हो गया इस वाक्य का कर्ता। अब कर्ता निकल गया, तो फिर प्रश्नकर्ता को शुरू में रख के लगाना पड़ेगा, और वो होता है ऐसे, बैल क्या खाता है। तो इसका उत्तर आएगा घास। इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट घास हो गया।
और प्रश्न और वाक्य देखें, जैसे वे मुझे पढ़ा रहे हैं। इसमें कर्ता का ने चिन्ह नहीं है, प्रश्न लगेगा, तो प्रश्न लगा के पहले कर्ता निकालेंगे, कौन मुझे पढ़ा रहे हैं। उत्तर आएगा वे, इसका मतलब वे हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट निकल गया तो उसको शुरू में रख के फिर प्रश्न लगाएंगे, वे किसे पढ़ा रहे हैं। तीन तरह का प्रश्न था, क्या, किसे, किसको। तो क्या प्रश्न देखा आपने, किसको भी देख लिया था, किसे देखिए, वे किसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उत्तर आएगा मुझे, इसका मतलब मुझे हो गया ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल देख लीजिए तो समझ में आएगा अच्छी तरह से। आपने उसको देखा, आपने उसको देखा। यहां देखते देखते कर्ता निकल जाएगा, कर्ता का ने चिन्ह आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको शुरू में रख के प्रश्न लगाएंगे, क्योंकि हर हालत में कर्म निकलता है प्रश्न लगाने से ही। तो आपने किसको देखा, किसको देखा। उत्तर आएगा उसको, इसका मतलब उसको हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम किसी भी हिंदी वाक्य में से आसानी से ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी शर्त है कि सब्जेक्ट निकालने आ जाए। कुछ हिंदी वाक्यों में एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स आते हैं, दो दो ऑब्जेक्ट्स। तो अगला पॉइंट है जानने वाला कि कुछ हिंदी वाक्यों में एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। जैसे ये भी पता लग जाएगा जब किसी को सब्जेक्ट निकालने आ गया तो एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी निकालने आ जाएगा, एकदम सामान्य बात है, चुटकी बजा के हो जाएगा। जैसे शिक्षक ने हमें अंग्रेजी पढ़ाई। अब इसमें से कर्ता और कर्म निकालना है, तो सबसे पहले कर्ता तो देखते देखते यहां निकल रहा है ने चिन्ह होने की वजह से, तो अब कर्ता को शुरू में रख के प्रश्न लगाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म निकालने के लिए मैं बारंबार बता रहा हूं कि प्रश्न ही लगाना पड़ेगा। तो प्रश्न आएगा, शिक्षक ने किसे अंग्रेजी पढ़ाई। उत्तर आएगा हमें, इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। फिर दूसरा प्रश्न लगेगा दोबारा, शिक्षक ने हमें क्या पढ़ाई। उत्तर आएगा अंग्रेजी। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट और आ गया। इसका मतलब कुछ हिंदी वाक्यों में एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, तो वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट जब एक से अधिक ऑब्जेक्ट आएगा तो ट्रांसलेशन बनाने टाइम में एक से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखिए नोट की एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स, या नहीं तो दो ऑब्जेक्ट्स, एक से अधिक में दो ही ऑब्जेक्ट आएगा।
दो ऑब्जेक्ट्स रहने पर उन्हें रहने पर ट्रांसलेशन बनाते समय उन्हें मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स को ज्यों का त्यों रखना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं करना चाहिए। जब भी कोई इस तरह का वाक्य आएगा तो लोग उल्टा पुल्टा, जैसे पहले हमें है तो हमें की अंग्रेजी, तब अंग्रेजी है तो अंग्रेजी की अंग्रेजी, तो उल्टा पुल्टा लोग क्या करते हैं, पहले इंग्लिश तब हमें, तो वो गलत हो जाएगा। अगली बात, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल समेत समझने की कोशिश करें। मेरा विश्वास है कि हिंदी है, चूंकि इंग्लिश अभी तक हमने कुछ बताया ही नहीं है ट्रांसलेशन वाला सेक्शन में, तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। कुछ हिंदी वाक्यों में एक ऑब्जेक्ट और एक कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहा जाता है, भी आते हैं। एग्जाम्पल, कुछ हिंदी वाक्य ऐसे मिलेंगे जिनमें एक ऑब्जेक्ट और एक कंप्लीमेंट भी आता है, तो उसका एग्जाम्पल। अब सबसे पहले कंप्लीमेंट होता क्या है, ये कंप्लीमेंट एक नई चीज है। कंप्लीमेंट मैं ग्रामर वाले सेक्शन में बता चुका हूं, लेकिन याद अगर नहीं हो तो फिर से एक बार रिफ्रेश कर दूं। कंप्लीमेंट वह वर्ड होता है जिसके बिना सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है। एग्जाम्पल, खिलाड़ियों ने रमेश को कप्तान बनाया। यहां एक चीज और छूट गई बताने को, कंप्लीमेंट भी कर्ता को शुरू में रखकर क्या प्रश्न लगाने से ही मिलता है। कंप्लीमेंट अगर पता करना हो तो कर्ता को शुरू में रख के क्या प्रश्न लगाने से कंप्लीमेंट मिल जाता है। कर्ता को शुरू में रख के क्या प्रश्न लगाने से कर्म भी मिलता है, ऑब्जेक्ट भी मिलता है, और यही प्रश्न कर्ता को शुरू में रख के क्या प्रश्न लगाने से कंप्लीमेंट भी मिलता है। दोनों में कंफ्यूजन होता है, कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन होता है। अभी देख लें, समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले कंप्लीमेंट का एक एग्जाम्पल दे देता हूं, तब फिर दोनों को एक साथ रख के। जैसे वे लोग विद्यार्थी हैं, इसमें से कर्ता और कर्म या कर्ता और कुछ भी है वो निकालना है। तो कर्ता निकालने के लिए तो प्रश्न ही लगेगा,
और प्रश्न होगा कौन विद्यार्थी हैं, उत्तर आएगा वे लोग। इसका उत्तर आएगा वे लोग। इसका मतलब वे लोग हो गया सब्जेक्ट। अब फिर प्रश्नकर्ता के साथ कर्ता के बाद प्रश्न रखकर क्या प्रश्न लगाने से कर्म आता है, तो फिर वे लोग को शुरू में रख के वे लोग क्या हैं, वे लोग क्या हैं, उत्तर आएगा विद्यार्थी। अब हमको पता करनी है कि ये विद्यार्थी ऑब्जेक्ट है, ये विद्यार्थी ऑब्जेक्ट है या कंप्लीमेंट है, क्योंकि कर्ता को शुरू में रख के क्या प्रश्न लगाने से कर्म भी मिलता है, ऑब्जेक्ट भी मिलता है, और कर्ता को शुरू में रख के क्या प्रश्न लगाने से कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। कॉम्प्लीमेंट की जो परिभाषा बता रही है, कॉम्प्लीमेंट वह वर्ड होता है जिसके बिना सेंटेंस की मीनिंग पूरी नहीं होती है। मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो उस वर्ड की मीनिंग नहीं पूरी होगी। तो यही बात अगर यहाँ इस वे लोग विद्यार्थी हैं में से अगर विद्यार्थी को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी। वे लोग हैं क्या पता चलेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मैंने इस सेंटेंस के बिना इस वर्ड के बिना इस सेंटेंस की मीनिंग पूरी नहीं होती है। विद्यार्थी एक ऐसा शब्द है जिसके बिना वे लोग विद्यार्थी हैं नाम के वाक्य का अर्थ अधूरा रह जाता है। इसका मतलब ये कंप्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। अगर इसी में ऐसा रहेगा वे लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, इसमें प्रश्न लगा के वही सेंटेंस है तो प्रश्न लगाएंगे तो उत्तर मिलेगा कर्ता के लिए वे लोग, तो ये सब्जेक्ट है, और वे लोग क्या पढ़ते हैं ये ऑब्जेक्ट होगा। क्यों ऑब्जेक्ट होगा? क्योंकि अगर अंग्रेजी को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो वे लोग पढ़ते हैं वाक्य का पूरा अर्थ लग आता है। लेकिन वे लोग विद्यार्थी हैं में से विद्यार्थी हटा दिया जाए तो वह इस सेंटेंस का अर्थ अधूरा रहता है। इस तरह से विद्यार्थी यहाँ पे कंप्लीमेंट है और अंग्रेजी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दोनों कर्ता को शुरू में रखकर क्या प्रश्न लगाने से ही मिलने वाला उत्तर है, बट यही दोनों उत्तर एक जगह ऑब्जेक्ट है तो दूसरी जगह कंप्लीमेंट है। इसका पता लगाने के लिए जो कर्ता को शुरू में रखकर क्या प्रश्न लगाने से जो उत्तर मिले उसको थोड़ी देर के लिए सेंटेंस में से हटा दें और तब देखें अगर वाक्य का अर्थ पूरा है तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट है, अगर वाक्य का अर्थ अधूरा है इसका मतलब वो कंप्लीमेंट है। वो आएगा तब पूरा करेगा और पूरा करने वाला पूरक होता है। इस तरह से वो पूरक या कंप्लीमेंट हो गया। अब किसी किसी वाक्य में दोनों रहता है तब कैसे करेंगे? जैसे पीछे मैंने जो सेंटेंस लिखाया था, खिलाड़ियों ने मोहन को कप्तान बनाया। अब इसमें से खिलाड़ियों ने सब्जेक्ट हो गया, देखते देखते कर्ता का ने चिन्ह रहा है इसके हिसाब से। अब कर्म या कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट निकालने के लिए कर्ता को शुरू में रखकर प्रश्न ही लगाना पड़ेगा। तो प्रश्न लगाया जाएगा खिलाड़ियों ने किसको कप्तान बनाया। इस प्रश्न का उत्तर आएगा मोहन को यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि कर्ता को शुरू में रख के किसको प्रश्न का उत्तर ऑब्जेक्ट होता है। अब फिर से दोबारा प्रश्न, खिलाड़ियों ने मोहन को क्या बनाया। इसका क्या और क्या का उत्तर, इसका उत्तर होगा कप्तान। और कर्ता को शुरू में रखकर क्या प्रश्न लगाने से मिलने वाला उत्तर ऑब्जेक्ट भी होता है और कंप्लीमेंट भी होता है। तो अब यहाँ पता लगाना है ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है कप्तान। तो थोड़ी देर के लिए इस कप्तान नाम के शब्द को इसमें से हटा दें और तब देखें वाक्य बच गया, खिलाड़ियों ने मोहन को बनाया। अब इस वाक्य का अर्थ पूरा नहीं है। मोहन को क्या बनाया? मूर्ख बनाया, आदमी बनाया, कप्तान बनाया, क्या बनाया? तो इसका मतलब एक शब्द यहाँ चाहिए ही चाहिए।
क्योंकि इसके बिना वाक्य का अर्थ अधूरा रहता है। इसका मतलब ये शब्द इस वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, और पूरा करने वाले को पूरक कहते हैं, उसी को इंग्लिश में कंप्लीमेंट कहते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीमेंट हुआ। और एक एग्जाम्पल देख लें, हमने श्याम को मॉनिटर बनाया। यहां भी हमने सब्जेक्ट है, हमने को रख करके प्रश्न लगाएंगे, हमने किसको मॉनिटर बनाया, तो उत्तर मिलेगा श्याम को। ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसको प्रश्न का उत्तर ऑब्जेक्ट ही होता है। हमने श्याम को क्या बनाया, तो ये मॉनिटर इसका उत्तर आएगा। अब इसको देखेंगे ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है, और ये पता लगाने के लिए थोड़ी देर के लिए इस वर्ड को हटा के देखें तो वाक्य का अर्थ अधूरा लगता है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीमेंट है। तो इस तरह के वाक्य भी ट्रांसलेशन जब आप बनाने लगेंगे तो उस टाइम में आपके सामने आ सकते हैं। यू मस्ट नो ऑल दीज इंफॉर्मेशन so that you will have to face no difficulties। अब अगर इस तरह की हालत हो तब क्या करना चाहिए। इस तरह की हालत होने पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर किसी सेंटेंस में, किसी हिंदी वाक्य में ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट दोनों रहें तो ट्रांसलेशन बनाते समय उन्हें भी ज्यों का त्यों रखना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं करना चाहिए। मतलब ट्रांसलेशन जब बनेगा तो यहाँ खिलाड़ियों ने मोहन को कप्तान बनाया, पहले मोहन को की अंग्रेजी मोहन, तब कप्तान की अंग्रेजी कैप्टन। उल्टा पुल्टा नहीं, ऐसा नहीं कि पहले कप्तान तब मोहन, तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। तो ये एक अच्छा सा बहुत ही काम का इंफॉर्मेशन था। अब इस वीडियो का अगला इंफॉर्मेशन, और शायद ये अंतिम इंफॉर्मेशन होगा इस वीडियो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हर वीडियो के अंत में एक काम का इंफॉर्मेशन रहता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखने की आदत डालें, ऊबे नहीं, जानकारी लें। अगला इंफॉर्मेशन बहुत ही काम का है कि कुछ हिंदी वाक्यों में कर्म नहीं भी आता है। जैसे नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आएगा तो आया तो ट्रांसलेशन में उसको लिख दिया जाएगा, नहीं आया तो नहीं लिखा जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे वह हंसता है, इसको प्रश्न लगाएंगे कौन हंसता है तो मिलेगा वह, और वह क्या हंसता है तो इसका उत्तर ही नहीं है। तो इस तरह से केवल इसमें करता है, कर्म नहीं है। जैसे हम लोग रात में सोते हैं, अब इसमें से कर्ता निकालना है तो कौन रात में सोते हैं, हम लोग। अब हम लोग क्या रात में सोते हैं, कोई उत्तर नहीं है। हम लोग किसको रात में सोते हैं, उत्तर नहीं है। हम लोग किसे रात में सोते हैं, उत्तर नहीं है। दैट मीन्स इस हिंदी वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। कुछ लोग जबरदस्ती रात में को ऑब्जेक्ट बनाते रहते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। कर्ता को शुरू में रख के क्या किसे किसको प्रश्न का उत्तर ही ऑब्जेक्ट होता है, किसी और प्रश्न का उत्तर भी मिल सकता है। हम लोग हम लोग कब सोते हैं, हम लोग कहाँ सोते हैं, हम लोग कैसे सोते हैं, सबका उत्तर मिल सकता है, बट इन सब प्रश्नों के उत्तर कर्म नहीं होते। कर्म होता है कर्ता को शुरू में रखकर क्या किसे किसको प्रश्न का उत्तर, उन्हीं में से कर्ता को शुरू में रखकर क्या प्रश्न का उत्तर में से कोई
ऑब्जेक्ट हो सकता है तो कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो ये भी ऐसा सेंटेंस आवे कि कर्ता केवल करता रहे और कुछ रहे, कर्म न रहे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। जैसी स्थिति आएगी हम वैसा ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आज इस वीडियो का यहाँ होता है अंत। सब्सक्राइब कर लें चैनल को तुरंत, ये और लाइक और शेयर तो करते रहें। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही काम का है। कॉम्प्लीमेंट सबको नहीं मालूम रहता है, किताबों में भी नहीं रहता है, बट ये बहुत काम का है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो।